दोस्तों, स्टॉक्स विथ रोहित ये शो प्रारंभ करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस देश को चलाने वाले लोग हैं आप जैसे लोग जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। इस शो को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि आप मजबूत हो, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकें और मुनाफा कमा सकें, अपनी वेल्थ बना सकें, अपनी कैपिटल को बढ़ा सकें। मैं सीए रोहित तातेड़ स्टॉक्स विद रोहित के माध्यम से, इस शो के माध्यम से ये चाहता हूं कि हर एक मिडिल क्लास सीखे कि स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, उसमें प्रॉफिट बुक कैसे करना है, लॉन्ग टर्म में कैसे पैसे कमाना है, शॉर्ट टर्म में कैसे पैसे कमाना है। ये सारी चीजें मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी इन स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम पूरा सीखेंगे स्टॉक्स विद रोहित के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज स्टॉक्स विद रोहित के इस लाइव शो में रविवार 29 तारीख को आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय रोहित। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं, लेकिन मुझे आज स्टार्ट करने का मन कर रहा है आपके दो कोटेशन से। जी कर दूं? बिल्कुल। ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ रिग्रेट। राइट। ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ रिग्रेट। अगर आपने पैसा कमा करके शेयर्स बेच दिए और दूसरे दिन शेयर फिर ऊपर चला गया, तब भी तकलीफ होती है, रिग्रेट होता है, ऐसा ही है। राइट। और अगर आप शेयर का रेट, आपका स्टॉक का रेट अच्छा चला गया, बेच नहीं पाए, मार्केट क्रैश हो गया, करेक्शन आ गया, 230 रुपए में खरीदा था, 480 पहुंच गया और लगातार गिरते गया, जी 230 के नीचे चला गया। प्रॉफिट बुकिंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस गेम। राइट। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो तो मैं चलेगा मुझे, लेकिन हमने लास्ट लाइव में जो बताया था कि जैसे जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है 100% तो आप उसको थोड़ा थोड़ा बुक करते चलिए, 5-10%। उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस है उसका। और शॉर्ट टर्म में तो जो इंपॉर्टेंस प्रॉफिट बुकिंग का है, मतलब अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे शॉर्ट टर्म में तो आपका पोर्टफोलियो वापस से थोड़े दिन बाद आपको वहीं स्टैग्नेंट दिखेगा और आपको रिटर्न्स पता नहीं चलेंगे। मैं ये चाहता हूं रोहित कि जैसे आपने फंडामेंटल्स बताए हैं उसके बारे में हम एक बार रिवीजन जरूर करेंगे आगे बढ़ने के पहले, जो आपके फंडामेंटल्स हैं। लेकिन उनकी बात करने के पहले मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग करने के मामले में आपके रोहित तातेड़ के क्या फंडामेंटल और थंब रूल्स हैं, वो मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। जी जी जी, ये एक्चुअली स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है कि मेरा कन्विक्शन कितना है उस स्टॉक में और मैं उसको कहाँ तक के होल्ड करना चाहता हूँ। और बहुत बार मैं भी गलत होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं, क्योंकि मार्केट सबका बाप है। जी 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 जी, ये भी मार्केट सबका बाप है बाय रोहित तातेड़। यस। तो ये हफ्ते हमने देखा कि मार्केट किस तरीके से मतलब रिटेल इन्वेस्टर को चखा रहा था और निफ्टी एक तरफ रैली कर रहा था, ऊपर जाते जा रहा था, ऑल टाइम हाई तोड़ते जा रहा था, फ्राइडे को भी ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर नीचे आया, लेकिन लोगों के स्टॉक नहीं चल रहे हैं, पोर्टफोलियो नेगेटिव है, रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं। इतना मुश्किल हो गया है अभी ये हफ्ते में। क्यों? क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में हमको वो रैली नहीं दिखी और मिड कैप और स्मॉल कैप ने एक फ्लैट एंडिंग दी हमें ये वीक के लिए। तो एक वीक में ही ना सबको हिला डालता है मार्केट, और मैं चाह रहा था कि ये वीक आए और हमको समझ में आए कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रॉफिट बुकिंग की एक तो, और दूसरा मार्केट हमेशा रैली नहीं करेगा, ये हमको समझना होगा। बहुत सारे लोग इतने हिल गए एक वीक में ही कि सर नीचे जा रहा है, सर ये तो नीचे जा रहा है, सर एसएसडीएल नीचे जा रहा है, सर यूडीएस नीचे जा रहा है, सर क्रोनॉक्स नीचे जा रहा है। तो ऑब्वियसली नीचे तो जाएगा ही, क्योंकि कोई चीज ऊपर गई है
तो वो नीचे भी आएगी। मतलब मार्केट का फंडामेंटल रूल है वो, कि जब मार्केट नहीं चलेगा तो डेफिनेटली ये सब चीजें नीचे आएगी। और हमने क्या थंब रूल रखा हुआ है कि हम फंडामेंटली अच्छे स्टॉक चुनेंगे, ताकि जब मार्केट ऊपर जाएगा, अच्छा रहेगा, तो ये सब ऊपर आएंगे, और बाकी जो फंडामेंटली वीक स्टॉक है ये वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉफिट बुकिंग? प्रॉफिट बुकिंग में आप पर्टिकुलर स्टॉक में आपका कितना कन्विक्शन है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो आप उसको 2 मूव 3 मूव के बाद हटा दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक दिन में 25-30%, 2 दिन में 25-30% मिल रहा है तो आप हटा दीजिए उसको। हमने देखा SBFC एक दिन के अंदर 20% का मूव दिया, आप हटा दीजिए उसको, ठीक है। भले ही उसका टारगेट 150 है, लेकिन वो टारगेट 6 मंथ्स का है, और 6 मंथ्स में वो एक दिन में ही अगर 20% दे रहा है आपको, डेफिनेटली आप हटा दीजिए उसको। अगर एक दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में किसी में 10% या 15% भी अगर किसी ने स्टॉक में कमा लिया है, और उसके लिए आपने कोई टारगेट देके रखा है 6 महीने का, 4 महीने का, तो हो सकता है कि 15-20। अभी रत्नवीर का इतना आपको नींद आई पिछले 8 दिन में? जो आप हमारे बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, देखिए अभी देख रहे हैं, और आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए वो अपने अपने मोबाइल्स को खोल करके बैठे हुए हैं, और अंदर ही अंदर मन ही मन हंस रहे हैं कि मैंने भी कमेंट्स किया था रत्नवीर के बारे में। तो मैं भी जब पढ़ता था तो पहले दिन तो मेरे को भी नींद नहीं आई, लेकिन आज आपने जो कन्विक्शन की बात कही जी और मार्केट के बिहेवियर की बात कही, आज नींद अच्छी आएगी। जी, ये सब चीजों के लिए तो मैं रेडी था ऑलरेडी। हाँ। मुझे मालूम था ये सब चीज होगी, आज नहीं तो कल होगी, कल और नहीं ऐसे तो परसों बेहतरीन होगी। कमेंट्स रत्नवीर के लिए भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देखिए, आप कमेंट ऑफ करके रखते हैं। यस, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने अभी 3 दिन पहले ही एक दो इन्फ्लुएंसर्स में नाम नहीं लूंगा, 1.2 मिलियंस, 3.5 मिलियंस, बट नो कमेंट्स, बिकॉज कमेंट्स, क्या आप चाहते हैं कि हम भी आपके कमेंट्स ऑफ करके रखें? आप समझिए, आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि हमने ये शो क्यों शुरू किया है। आप हमारी नीयत पर शक मत कीजिए, वरना आप अगले आने वाले 6 महीने में बहुत सारे अच्छे स्टॉक से हाथ धो बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रोहित तातेड़ और सुनील हिरानी की नीयत पर शक करेंगे तो आने वाले 6 महीने में एक से एक स्टॉक से आप हाथ धो बैठेंगे। ये मेरा वायदा है आपको। वापस हम आपकी इस बात पर आते हैं कि मार्केट सबका बाप है। जी 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 जी, वो रोहित तातेड़ हो, राइट। सुनील हिरानी हो, या सिंघवी साहब हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग, पीपल आर कॉलिंग अस ऑपरेटर्स। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे तो सिर्फ 88,000 फॉलोअर्स है। सिंघवी जी हो गए, और बाकी बहुत सारे लोग हो गए जो CNBC आवाज पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, टेलीविजन पे आते हैं, सबके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। वो लोग डेली टीवी पे स्टॉक बताते हैं, वो स्टॉक क्यों नहीं भागता है, वो स्टॉक क्यों नहीं चलता है? मैं ऑपरेटर हूं अगर, तो मैं कोई इतना पावरफुल इंसान नहीं हूं। आपके फॉलोअर्स 3 लाख है, मेरे फॉलोअर्स 88,000 है। अरे भाई रोहित, स्टॉक्स विद रोहित शो के बाद मेरे 1.25 लाख फॉलोअर्स बढ़े, उसके पहले तो 2.25 लाख थे। जी, तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम अभी इतने कोई पावरफुल है नहीं कि हम मार्केट को हिला दे, ठीक है। दोस्तों, हमारी ताकत आप हो, हमारी ताकत आपका विश्वास है, हमारी ताकत आपका हमारे बताए हुए स्टॉक्स पर विश्वास है। विश्वास कीजिए, हमारी कोई नीयत में खोट नहीं है, न हमको कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है, न कोई कर सकती है, बिकॉज वी आर हैविंग आवर ओन आइडेंटिटी, वी आर हैविंग आवर ओन क्रेडिबिलिटी। सो आगे बढ़ते हैं जी। रत्नवीर में जो एक सेटबैक आप लोगों को मिला, ये हमारे लिए भी जरूरी था,
और आपके लिए भी जरूरी था। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने, अब आपने बताया कि स्टॉक में प्रॉफिट बुक कीजिए 10%, 15%, जो भी आपने टारगेट लिया है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 15% उसको प्रॉफिट हो रहा है, 15,000 बुक करके बाहर आ जाइए, 1,15,000 की कैपिटल कहीं और लगाइए, राइट। फिर 20,000 कमाइए, 1,35,000 हो जाएगा। 1,35,000 को फिर आप लगाइए, 20-25,000 फिर कमाइए। ऐसे करके वर्किंग कैपिटल की आपकी रोटेशन अगर करते जाएंगे तो जिन स्टॉक्स में आपने 1 लाख रुपए लगाया था, 6 महीने में 50 या 60% या 100% कमाने के लिए, हो सकता है वो 1 लाख रुपए की कैपिटल आने वाले 6 महीने में आपकी 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख की कैपिटल हो जाए। क्यों? उसके पीछे कारण यह है कि रोहित की जो स्टडी है, जो फंडामेंटल्स की स्टडी है और जो चार्ट्स की रीडिंग है, जो ब्रेकआउट का पॉइंट है, इंडो एमाइंस हो, सैनस्टार हो, क्रोनॉक्स हो या रत्नवीर ही क्यों ना हो, हमने स्टॉक बताया, वो 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर भागा। ये हुआ है और ये आप देख चुके हैं। तो आप हम पर विश्वास कीजिए और हमारी मेहनत पर आप प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। हां, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। आपने देखा SBFC बताया है खरीद लो 5 लाख रुपए के, आपने देखा रत्नवीर बताया, 1 मिनट की रील भी आप पूरी नहीं देखते और आप स्टॉक खरीद लेते। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अभी रोहित ने एक बात की थी कन्विक्शन की, तो मैं आपको बताता हूं कि आपके कन्विक्शन के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, हम 1 मिनट की, 58 सेकंड की, 1 मिनट की रील में आपको बताते हैं कि कौन सा स्टॉक आने वाले समय में बेहतर परचेस होगा, लेकिन हम उस स्टॉक के बारे में एक वीडियो भी बनाते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का, जिसमें हम आपको यह बताते हैं कि उसकी पिछले 5 सालों में सेल्स कितनी बढ़ी है, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना बढ़ा है, उसका नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है, उसका फर्स्ट क्वार्टर में क्या रिजल्ट रहा है, उसके पास कौन कौन से नए ऑर्डर्स आए हैं, मार्केट में उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, पी रेशियो उसका है तो उसकी वैल्यूएशन सही है कि कम है कि हायर वैल्यूएशन है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है, ये सब हम आपको उस वीडियो में बताते हैं। क्या आपने कभी जहमत उठाई है उस वीडियो को यस आई कैन सुनील हिरानी इस YouTube चैनल पर जाकर के सर्च करने की, उसे देखने की? दोस्तों, देखिए, समझिए, विवेक से काम लीजिए और फिर स्टॉक परचेज कीजिए। लेकिन स्टॉक परचेज करना या प्रॉफिट कमाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में आपका वेल्थ क्रिएशन क्या होना चाहिए, आपका कैपिटल एनहांसमेंट कितना होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले शो में मैंने आपको बताया था कि वेल्थ क्रिएशन और कैपिटल एनहांसमेंट के ऊपर हम पूरा एक लाइव शो लेकर के आएंगे। आने वाले समय में इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं पहले आपको यह भी कह चुका हूं कि 52 सप्ताह तक आपने अगर स्टॉक्स विद रोहित शो का केवल एक लाइव संडे अगर आपने 1 घंटा देख लिया 52 सप्ताह तक, दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी ना बदल गई तब बोलना, आप जो बोलोगे वो हम कर देंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगले 6 महीने में आप अच्छे अच्छे स्टॉक से हाथ धो बैठेंगे अगर आपने रोहित तातेड़ को ट्रोल करने की कोशिश की ऐसे किसी स्क्रिप्ट पर जिसमें आप अपनी वजह से असफल हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी असफलता के कारण रोहित बताएंगे। बताइए जी। रत्नवीर पे हमने जो रील्स डाली हैं, हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली रील हमने डाली 195 पे। रत्नवीर हमें अच्छा लग रहा था, हमने आप सबको बताया, और वो खुला 204 पे। बहुत सारे लोगों ने परचेस किया 204 पे और बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया। तो अब यहाँ पे बन गया फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट,
ये तो अपर सर्किट मार लेना रहा ही है, है ये तो मिलना ही चाहिए, और ये रोहित तो ने लेना ही बताया है। है। और मैंने टारगेट बता दिए थे 320 के, तो और लोगों के माइंड में बैठ गया कि ये तो 320 का टारगेट है, ठीक है। तो आई वॉज स्कैर्ड हियर कि यहाँ पे लोग हाई पे एंटर कर सकते हैं। फिर हमने एक रील बनाई थी कि हाई पे एंटर नहीं करना, बिल्कुल हाई पे एंटर नहीं करना है। हमने ये स्पेसिफिकली बोला था कि आप 225 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है और सर्किट मारता है, आप उस स्टॉक को हाथ नहीं लगाएंगे, आप भूल जाएंगे स्टॉक को। 225.75 का अपर सर्किट मारा, ठीक है। और जब आपको दिखता है कि बायर्स कम हो रहे हैं, ठीक है, अब यही फाइनेंशियल लिटरेसी की बात है कि जब अपर सर्किट पे स्टॉक रहता है तो उसमें बायर्स रहते हैं केवल, और वो जब धीरे धीरे कम होते जाते हैं, ठीक है। तो हमने हमारे ग्रुप में भी बताया था कि बायर्स कम होते जा रहे हैं, आप इसमें से निकलिए। जैसे ही हमने ये चीज देखी, हमने सर्वोटेक में भी ये एक रील बनाई। आपने मेरे को बोला आप रील बनाइए तुरंत कि अगर सर्वोटेक अपर सर्किट तोड़ता है तो आप क्या स्ट्रेटजी रखेंगे। मैंने ये तुरंत ये रील बनाई कि अगर अपर सर्किट मारता है सर्वोटेक और उसमें बायर्स कम हो रहे हैं, आप इसमें एग्जिट करेंगे। और सेम चीज हुई, अपर सर्किट मारा सर्वोटेक ने, बायर्स कम हुए, सर्किट टूटा, स्टॉक नीचे आया, 207 रुपए से 180 रुपए आ चुका है आज, ठीक है। मैंने बोला था कि आप 170 का वेट कीजिए, वहां बाय करना है। तो एंट्री पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने रत्नवीर को 225 पे बाय कर लिया है तो डेफिनेटली जो 200 पे बाय करके बैठे हैं वो तो बाहर होंगे ही प्रॉफिट कमा के, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सर्किट वाला स्टॉक है, तो हमको बाहर हो जाना है और ये हमको लोअर प्राइस पे मिलेगा जरूर। तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाई पे बाय करेंगे, अब मैं एग्जांपल देता हूं एसबीएफसी का। एसबीएफसी पे मैंने रील डाली तुरंत, जिस दिन मंडे को स्टॉक बढ़ा 101 पहुंच गया, मैंने रील डाली 101 पहुंच गया है, 2 बार बोला आपको हाई पे एंटर नहीं करना है, हाई पे एंटर नहीं करना है। जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने मेरी बात सुनी और बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक यू भी बोला कि मैं तो एंटर करने जा ही रहा था कि आपकी रील देख ली। और 99-100 रुपीज पे लोगों ने एंटर नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 104-105 पे एंटर किया। तो वहां से स्टॉक डेफिनेटली स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। स्टॉक नीचे आया, लेकिन वो रील डालने की वजह से बहुत सारे लोग बच भी गए, अपडेट देने की वजह से। सो मैंने देखा कि रत्नवीर में लोगों ने गलती की है, लेकिन अपडेट अगर दिया जाए प्रॉपरली तो बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सेल भी किया रत्नवीर 225। देखिए, आपको अगर कोई स्टॉक के बारे में रोहित बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने सप्ताह में एक बार आपको सैटरडे के दिन, संडे के दिन या मंडे मॉर्निंग में अगर आपको हमें रील के माध्यम से या हमारे लाइव शो के माध्यम से आपको कोई स्टॉक बताया। हमें इस बात की चिंता रहती है कि आने वाले 5 दिनों में सोमवार से शुक्रवार तक आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 2 या 3 लाइव शो देख करके आप बहुत ज्यादा लिटरेट हो जाएं स्टॉक मार्केट में। हो सकता है कि आप नए हो सकता है कि आपने हम पर विश्वास किया है, इस शो पर विश्वास किया है, हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इस बात की आपके दिमाग पर छाप हो जिसकी वजह से आप हमारी बात पर विश्वास कर रहे हैं। इस वजह से ये जरूरी नहीं है कि हम लोग दोनों साथ में हम हमेशा रहें और रील बना करके आपके पास दें। जब हमारी चर्चा होती है डेली उस स्टॉक के मूवमेंट के ऊपर, उस स्टॉक के किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है या नीचे आ रहा है, या मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कौन सा स्टॉक किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस पर जब हम आपस में चर्चा करते हैं तो हम आपस में फोन पर ही ये डिसाइड करते हैं। रोहित, तुम कहीं भी हो, आप एक रील बनाइए, 1 मिनट की रील बनाइए और हमारे व्यूअर्स को क्या करना है उस रील में आप ये मैसेज दीजिए। और वो मैसेज देते हैं और रील बनाते हैं और इमीडिएटली हम इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वो रील डालते हैं। दोस्तों, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, आप हमारी नीयत पर अगर शक करेंगे तो आप अपने जीवन में अगले 6 महीने में उन स्टॉक से हाथ धो बैठेंगे जो आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जिन्होंने आपकी बात पर विश्वास किया और अभी भी विश्वास करते हैं, लेकिन अपना पूरा 5 लाख 10 लाख एक जगह डाल दिया। जी, वो 50,000 शेयर्स किसी ने लिए थे, कौन से मुझे याद नहीं, आपने इमीडिएटली फोन किया था और उसने हालांकि 6 लाख रुपए उसमें कमाया,
तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी 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 जी, ऐसे मतलब मुझे मैसेजेस आए हैं कि हमने एसबीएफसी के 50,000 शेयर ले लिए हैं, पूरा पोर्टफोलियो उसी में लगा दिया है, तो प्लीज बल्क बाइंग मत कीजिए। हम ये सिखाने आए हैं कि आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करना है। आप मार्केट में से आउट होने के लिए नहीं आए हो। आप ऐसी चीज करोगे तो आप 2 सेकंड में मार्केट से आउट हो जाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उनको मैंने नहीं बोला होता कि आप सेल कर दीजिए, 50,000 रुपए 50,000 शेयर्स खरीद लिए एसबीएफसी के 95 रुपीज पे, और 105 पे मुझे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि मुझे तो 5,84,000 का प्रॉफिट हो गया है। तो दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। मैंने उनको तुरंत बोला आप 45,000 बेचिए, इसमें से आप 5,000 रखिए, और उन्होंने बुक किया। अगर नहीं पूछे होता और अगर मैंने वो मैसेज नहीं देखा होता तो अभी लॉस में होते वो। देखिए, यहां फिर से एक बात फंडामेंटल की आ रही है। पहली बात तो मैं कन्विक्शन की करूंगा कि कन्विक्शन के लिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप यस आई कैन सुनील हिरानी मेरे नाम से आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा। YouTube चैनल में आप जाइए, आपको पर्टिकुलर शेयर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगा जहां से आपका कन्विक्शन होगा कि आपको कहां तक जाना है इसके साथ। दूसरी बात, कन्विक्शन के अलावा आपने अभी आपने जो सलाह उसको दी जी जिसने कि 50,000 शेयर्स लिए थे एसबीएफ के, जी यहां आपने बातों ही बातों में अपनी एक बात दोहरा दी कि 10% से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स किसी भी एक कंपनी के नहीं होना चाहिए। ये आज की पहली टीचिंग्स जो कि हम वापस से फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज पहली बार हमसे जुड़े होंगे। अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो 5 लाख का है, 50 मान लीजिए कि 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो एक शेयर पर्टिकुलर एक कंपनी का स्टॉक आपका 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वही आपने उसको सलाह दी कि 50,000 शेयर्स हैं, 5,000 होल्ड कर 45,000 बेच दे, प्रॉफिट कमा करके बाहर आ जा। टीचिंग्स की बात हम करते हुए आगे बढ़ेंगे कि आपने पोर्टफोलियो के बैलेंस के बारे में 3 फंडामेंटल बताए थे। आज जो लोग नए जुड़े हैं, मैं अपनी वो बात जो कि रोहित ने बताई है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए 3 फंडामेंटल्स हैं जो कि पोर्टफोलियो के बैलेंस के लिए है। नंबर 1, अमाउंट वाइज आपको बैलेंस कैसा करना है, ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 1 लाख रुपए से ज्यादा किसी एक कंपनी में शेयर आपके नहीं होना चाहिए। दूसरा है इसका नियम सेक्टर वाइज। मान लीजिए डिफेंस सेक्टर, आपने ये देखा होगा कि कई लोगों ने अपना पूरा पैसा डिफेंस सेक्टर में लगा दिया, कई लोगों ने अपना पूरा पैसा पीएससीज में लगा दिया, कई लोगों ने अपना पूरा पैसा बैंकिंग में लगा दिया, कई लोगों ने अपना पूरा पैसा फार्मा सेक्टर में लगा दिया। दोस्तों, अधिकतम 25% एक सेक्टर में लगाइए। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है या 10 लाख का आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो अगर अमाउंट वाइज जाएंगे तो 1 लाख रुपए से ज्यादा किसी एक कंपनी में शेयर नहीं होना चाहिए। सेक्टर वाइज अगर आप जाएंगे तो एक सेक्टर में 25% से ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए कि 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो है तो 2.5 लाख से ज्यादा आपको डिफेंस में नहीं जाना है, 2.5 लाख से ज्यादा आपको पीएससीज में नहीं जाना है, 2.5 लाख से ज्यादा आपको टेक्सटाइल में नहीं जाना है, 2.5 लाख से ज्यादा आपको फार्मा में नहीं जाना है, 2.5 लाख से ज्यादा आपको आईटी में नहीं जाना है। कम हो सकता है, 4 के बजाय आप 6 सेक्टर में पैसा डाल सकते हैं, 7 सेक्टर में पैसा डाल सकते हैं, लेकिन एक सेक्टर में 25% से ज्यादा पैसा आपको नहीं डालना चाहिए। यह हो गया दूसरा पॉइंट। फर्स्ट वन अमाउंट वाइज, सेकंड वन सेक्टर वाइज एंड थर्ड वन इंडेक्स वाइज। इंडेक्स वाइज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तीनों कैप में आपको ऐसी कंपनियां जो लार्ज कैप में है, जिनका 30,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप है, वो होती है लार्ज कैप कंपनियां। जिसका 10,000 से लेकर के 30,000 करोड़ तक का मार्केट कैप है, वो होती है मिड कैप कंपनियां। और जिसका 3,000 से ज्यादा लेकिन 10,000 करोड़ तक का मार्केट कैप है, वे होती हैं स्मॉल कैप कंपनियां। और जो कंपनियां
3,000 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटल है, वो होती है माइक्रो कैप कंपनियां। मार्केट कैप क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जो उसका मार्केट की शेयर की वैल्यू होती है, उसका टोटल अगर आप लगाएंगे, अगर 3,000 के अंदर है तो वो माइक्रो कैप है, 3,000 से 10,000 है तो वो स्मॉल कैप है, 10,000 से ज्यादा लेकिन 30,000 से कम है तो वो स्मॉल कैप मिड कैप है, और 30,000 करोड़ से ज्यादा अगर उसका मार्केट कैप है तो वो होती है लार्ज कैप कंपनी, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे कि टाटा स्टील। ये इस तरीके से। अब इंडेक्स वाइज, दैट इज थर्ड पॉइंट, इंडेक्स वाइज आपको तीनों या चारों इंडेक्स में पैसा डालिए, आप माइक्रो में डालिए, आप स्मॉल में डालिए, आप मिड कैप में डालिए, आप लार्ज कैप में डालिए, लेकिन किसी भी एक इंडेक्स में 40% से ज्यादा आपका पैसा नहीं होना चाहिए। अगेन आई एम गिविंग दिस एग्जांपल कि 10 लाख का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो 4 लाख से ज्यादा लार्ज कैप नहीं होना। बहुत अच्छी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत अच्छी कंपनी है टाटा स्टील, बहुत अच्छी कंपनी है आपकी इंफोसिस, लेकिन 10 लाख में से 7 लाख पैसा उसमें नहीं डालना है, 10 लाख में से 6 लाख उसमें नहीं डालना है, 10 लाख में से आप 3.5 लाख डाल सकते हैं, अधिकतम 4 लाख डाल सकते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, सर्वोटेक, सैनिस्टार और भी एसबीएफसी, बहुत सारी कंपनियां हम आपको अच्छी अच्छी बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि वो स्मॉल कैप है कि मिड कैप है। आपका जो पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो में 20 से ज्यादा शेयर्स नहीं होना चाहिए, 20 से ज्यादा कंपनियों का स्टॉक नहीं होना चाहिए, अधिकतम 25 हो। प्रॉफिट बुक कीजिए, बाहर आ जाइए, दूसरी कंपनी को लाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए, बाहर आइए, तीसरी कंपनी को लाइए, लेकिन अधिकतम 20 से 25 कंपनीज के स्टॉक से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो आप देखिए उसमें लार्ज कैप में कितना पैसा है, स्मॉल कैप में कितना पैसा है, मिड कैप में कितना पैसा है और माइक्रो कैप में कितना पैसा है। इसके अलावा जो टीचिंग्स अब तक रोहित ने आपको दी है वो ये कि लार्ज कैप का पैसा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन माइक्रो कैप बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। रत्नवीर ऐसी ही कंपनी है, बहुत तेजी से आपको प्रॉफिट देगी और बहुत तेजी से आपको नुकसान भी देगी। ऐसी कई कंपनियां हम आपको बताएंगे, लेकिन हम ये डिस्क्लेमर भी आपको देते हैं कि ये हमारा वायदा नहीं है, ये हमारा आपको आदेश नहीं है कि आप खरीदें। आपको खरीदना है, आपको 10 शेयर खरीदना है, चाहे 10,000 शेयर खरीदना है या 1 लाख शेयर खरीदना है, ये आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। आप चाहे जितना खरीदिए, उसके लिए आप हमको दोष मत दीजिए। आपको जितना अमाउंट का शेयर खरीदना है खरीद लीजिए। हम आपको यहां सजेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम आपको केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम आपको केवल लिटरेट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट से क्यों बहुत पैसा लोग कमाते हैं, 5 साल में दुगना तिगुना चौगुना 10 गुना भी पैसा लोगों का हो जाता है। क्यों, कैसे, क्या करना है उसके लिए, कब डिसीजन लेना है, कब एंट्री करना है, कब बाहर आना है, ये सब चीज सिखाने के लिए हम बार बार आपके पास आते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर और आखिरी बार आज आपके सामने फिर एक बार बोलता हूं कि आप अगर रोहित तातेड़ को या सुनील हिरानी को दोष देंगे कि आपने स्टॉक खरीदा और लॉस में चले गए, तो अगले 6 महीने में आप किसी भी स्टॉक से वंचित रह जाएंगे। क्यों? दोष तो 1% लोगों ने दिया होगा, लेकिन 99% लोगों का आप स्वयं के साथ साथ नुकसान कर देंगे, क्योंकि रोहित को तो अपना एक ग्रुप है, उसके एक अपने ग्रुप के लोग हैं जिनको वो डेली सर्विस देते हैं, डेली कम से कम 10 या 15 मैसेजेस उनके जाते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हमारा यह गुस्सा आप तक पहुंच चुका होगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं रोहित की मुस्कान के साथ। हाँ रोहित, मुस्कुरा दो, अब ये तो सोशल मीडिया है, लोग रोहित आज के शो के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं आज रोहित को मनाया, मेरी बात को मना नहीं कर पाया। तो दोस्तों प्लीज, रोहित इज वेरी इनोसेंट पर्सन, वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी टैलेंटेड पर्सन। अगर इसकी जोड़ का कोई व्यक्ति हो, इसकी जोड़ का कोई शो हो, इसकी जोड़ का कोई टेलीविजन शो हो, तो आप बताइएगा। मेरा जो नंबर मैंने आपको बताया था 9113
666055। इस नंबर पर आप बताइए, इस नंबर पर आप लिंक भेजिए, हम वो शो के पूरे शोज देख लेंगे और आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगेंगे और ये शो बंद कर देंगे। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, इतना डांट दिया बहुत है, जी नहीं, अब आप खुश? अब फाइनल एक रत्नवीर पे जिन्होंने खरीद लिया है उनके लिए हाँ हमें हाँ बता जरूर चलिए देते भाई, हैं। आपको डांटा बहुत, आज डांटा। मैं आपसे कई लोगों से उम्र में बड़ा भी हूंगा, हो सकता है मेरी उम्र के भी कुछ लोग मेरे से बड़े भी हों। आई एम वेरी सॉरी बिकॉज रोहित वॉज वेरी अपसेट और हमारा ये शो बंद होने की कगार पर पहुंच गया था रत्नवीर के कारण। लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत मनाया इसको और फिर बड़ी मुश्किल से आज ये हमारे साथ इस शो में आने के लिए तैयार हुए। तो रत्नवीर पर फाइनल सजेशन, व्हाट इज योर सजेशन? फ्राइडे को जैसे हमने देखा रत्नवीर में जो लोअर सर्किट लग रहे थे वो टूटा, स्टॉक 190 बेच नहीं पा रहे, बेचने लगे हैं, बेचने लग गए थे, वापस से लोअर सर्किट लगा बाद में, लेकिन एग्जिट पॉइंट दिया इसने, बायर आ गए, बायर आए थे और अभी जो सेलर्स खड़े हैं वो कम होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक छोटा सा शेयर है फ्रैंकलिन इंडिया, उसमें भी ईएसएम कैटेगरी 2 लगा हुआ है, सेबी ने लगाया हुआ है। आप उसके चार्ट्स को जाके देखिए, जब वो नीचे आता है तो वो लोअर सर्किट भी मारता है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो अपर सर्किट भी मारता है कंटिन्यूअस। तो इसमें मैं कहूंगा जिसने एंट्री कर ली है, अगर क्वांटिटी हाई नहीं है और आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के आसपास ही अगर वो मतलब अमाउंट है, तो इसमें 174 के स्टॉप लॉस से इसको आप होल्ड कीजिए। और 225, 220, 219 पे जिन्होंने भी खरीदा है, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा मामला ठंडा होने दीजिए। आप जैसे देखा कि फ्राइडे को इसका लोअर सर्किट टूटा, ऑब्वियसली आगे भी जाके होगा ऐसा और बायर्स आएंगे इसमें। ऐसा तो नहीं है कि फंडामेंटली बहुत गंदी है कंपनी, फंडामेंटली भी अच्छी है और टेक्निकल वाइज भी हमें ब्रेकआउट दे चुकी है पास्ट में। तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज है, 174 का स्टॉप लॉस रखेंगे और उससे होल्ड करेंगे। देखिए रोहित, अब एक बात आपको मेरी मानना पड़ेगा, आपके कारण मैंने मेरे व्यूअर्स को बहुत डांटा, बहुत लोग गुस्से से छोड़ के भी चले गए होंगे। नहीं नहीं, लेकिन अभी आपने एक कंपनी का नाम लिया फ्रैंकलिन। जी जी जी, दोस्तों ये बहुत पेनी स्टॉक की आप बात करते हैं ना, 5 रुपए के अंदर वाला स्टॉक है फ्रैंकलिन, वही है ना? जी हाँ हाँ, इसके फर्स्ट क्वार्टर के बारे में बताइए। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे इसके और ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट है वो 150 to 200% बढ़ा था, 178% बढ़ा था। राइट। और रेवेन्यू भी बढ़ा था और बहुत ही अच्छी कंपनी है और फंडामेंटल्स अच्छे होने के बावजूद इसको एएसएम कैटेगरी 2 में डाला गया सेबी द्वारा। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम में इशू था, वॉल्यूम कम थे इस कंपनी में और इसमें भी लोअर सर्किट्स लगे, फिर अभी अपर सर्किट्स लग रहे हैं। तो ये कोई मामूली सी बात है, इसमें आपको इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ये सेबी के रूल्स लगते हैं तो हटते भी हैं और इसका जो नेगेटिव पॉइंट्स है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको दिखेंगे। तो इतना कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट है और अगर आप इतना सोचेंगे इस चीज के बारे में तो आप ज्यादा दिन तक के टिक नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं कि फ्रैंकलिन के बारे में आपने मुझे एक बार फोन पर जो बात कही थी कि इतने साल रुक जाओ जरा फिर देखो, एक बार बोल दो। वो सब चीजें अगर मैं लाइव में कहूंगा तो डेफिनेटली उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज वो 2 रुपए का शेयर है और मैं ये सब चीजें बोलना नहीं चाहता हूं। चलिए ठीक है, और ठीक है, मैं बता देता हूँ रोहित ने क्या बोला था। रोहित ने बोला था कि 3 साल बाद देखना इसको, इतना ही बोलूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खरीदें, आप मत खरीदिए प्लीज। तो दोस्तों, आपके बिहाफ में, रोहित के बिहाफ में आपने डांट खाई और आपके बिहाफ में रोहित से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा। रोहित ने मुझे आज ये कहा था शो शुरू करने के पहले कि मैं कोई स्टॉक, किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इसी वजह से हमने आपको बताया था कि इस सप्ताह हम 5 ऐसे नए स्टॉक्स लाएंगे जो लॉन्ग टर्म के होंगे। लेकिन रोहित ने वो रील बनाने से मना कर दिया, उस वीडियो को बनाने से मना कर दिया था। लेकिन रोहित के कारण मैंने आपको डांटा और आप लोगों के कारण मैं रोहित से रिक्वेस्ट करता हूं कि रोहित प्लीज नेक्स्ट वीक के लिए एक स्टॉक बता दीजिएगा। आप केवल ये बता देना कि इसका ब्रेकआउट क्या है। जी, तो वो बाद में बताना लास्ट में।
राइट अभी राइट, नहीं। बट उसमें हम ध्यान रखेंगे कि इल प्रैक्टिसेस ना हो, आप बल्क में ना खरीदे, आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हाँ, साथ। वो आप अब जब आप वो स्टॉक बताएंगे जी तब आप सावधानियां बता दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। सावधानियां बता दीजिए, और आप अपनी रिस्क पर लेंगे। हमारा आपके स्टॉक की परचेज से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो आप एग्री हैं? बिल्कुल। तो भैया ठीक है, आपने भी डांट खाई और आपके बिहाफ में मैंने रोहित को मना भी लिया। अब हम आज लाइव सेशन के आगे पॉइंट्स पे बात करते हैं। कुल 5 या 6 आईपीओस के बारे में हम पिछले 1-1.5 महीने में आपको बता चुके हैं। नंबर 1 बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इन्वायरोटेक भी डबल से हुआ था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी 85% ओपन हुआ था ज्यादा, इंटर आर्च, क्रॉस कंपनी और केआरएम हीट जो अभी 2 दिन पहले बंद हुई है, गाला प्रिसीजन। तो मैं चाहता हूं कि एक क्विक रिव्यू आपने जो किया था जी, इसमें कि आने वाले समय के लिए इन कंपनीज के बारे में कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो हमारे दर्शकों में से जो इन शेयर्स में, इन स्टॉक्स में आगे चल के कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो उनके लिए आपका गाइडेंस क्या होगा? बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी 157 पे चल रहा है। मैंने अराउंड 168 के आसपास ही आपको बोल चुका था कि ये शॉर्ट टर्म में एग्जिट है। क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है और इसका प्राइस टू बुक रेशियो दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बहुत हाई है। तो मैंने कहा था कि आप इससे निकल जाइए, और वैसा ही हुआ कि ये नीचे आ गया। और डेफिनेटली मैं अभी बोलूंगा नहीं कि आप इसमें एंटर कीजिए, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा नीचे का अमाउंट है जहां के उससे नीचे अगर वो चला गया तो इंटर होना चाहिए, ऐसा कुछ बता सकते हैं? अराउंड 145 आपको अगर ये मिलता है, अगर 145 के नीचे बजाज जाता है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो आप ले सकते हैं। इन्वायरोटेक बहुत बहुत बढ़िया लिस्टिंग दी इसने हमें, और अभी अपर सर्किट ही चल रहा है। अच्छा। और मैं बोलूंगा कि लिस्टिंग गेन्स बुक कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, मार्केट सेंटिमेंट्स दूसरी तरफ जब जाते हैं तो आपको एग्जिट करने नहीं देंगे ऐसे स्टॉक में। देखिए, इन्वायरोटेक, अगर आप में से किसी के पास इन्वायरोटेक के अगर आपको स्टॉक्स लगे हैं, शेयर्स लगे हैं, तो आप बेच दीजिए। लेकिन बेचने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद ऐसा कौन सा पॉइंट है, आपने अगर स्टडी की हो तो वो बताइए, जहां के नीचे आकर के वो ले सकते हैं। जी जी जी, ये तो मेरे को एक्चुअली टेक्निकल चार्ट्स देख के मैं बता पाऊंगा। जितना ये बढ़ता है, जितना ये अपर सर्किट मारता है, उसके बाद जो इसका सपोर्ट लेवल आएगा, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट जब हम आगे आने वाले 3-4 महीनों में जो रिव्यू करेंगे पुराने, उस समय, और जब ये इसका मार्केट बिहेवियर थोड़ा सा रेगुलराइज हो जाए, अपर सर्किट लोअर सर्किट मारना बंद कर दे और इसमें ट्रेडिंग थोड़ी कम होने लगे, तब आप देख लेना इसके चार्ट। इंटर आर्च वेरी गुड कंपनी, अमेजिंग ब्रेकआउट गिवन ऑन फ्राइडे, ऑन थर्सडे सॉरी। तो मैं बोलूंगा इसमें बने रहिए, लिस्टिंग गेन्स बुक मत कीजिए, थोड़ा टाइम रहने दीजिए इसे, मुझे लगता है और मूव देगा, आप रखिए इसको। इंटर आर्च अगर आपके पास है, लिस्टिंग में अगर आपके पास ये शेयर लगा है, तो इसे आप बेचिए मत। आने वाले समय में, महीने, 15 दिन में, 2 महीने में, जब भी इंटर आर्च में कुछ मूवमेंट ऊपर नीचे होगा, तब आपको बताएंगे। अगर मार्केट में करेक्शन आता है, मार्केट क्रैश होता है, तो इसके साथ क्या करना है, ये हम आपको बताएंगे। क्रॉस लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी, ओपनिंग होने के बाद हमें 15% की रैली भी दिखाई ये शेयर ने, मगर वापस से नीचे आया। लेकिन मैं बोलूंगा अगर आप इसमें होल्ड कर रहे हैं तो इसे होल्ड कीजिए, और फ्रेश एंट्री मैं मना करूंगा अभी, बिकॉज उसके कुछ रीजंस है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्रॉस के बारे में हम अलग से लगे तो एक वीडियो बना लेंगे। गाला प्रिसीजन अगेन कंपनी लाइक इंटर आर्च, जिस तरीके से लिस्टिंग गेन्स इंटर आर्च ने दिए, उसी तरीके से गाला ने भी हमको दिए, उसी तरीके से गाला प्रिसीजन ने हमको ब्रेकआउट दिया थर्सडे को। डेफिनेटली बहुत बढ़िया मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके आज 870 का हाई दिखाया, मतलब अराउंड 10 to 12% का गेन एक ही दिन में। मैं बोलूंगा बने रहिए इसमें, गाला प्रिसीजन में आप बने रहिए। लेकिन इसका पीई रेशियो के हिसाब से क्या ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड? जी नहीं, ये ओवर वैल्यूड नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। डेफिनेटली मुझे 900 से 950 के टारगेट्स दिख रहे हैं। अगर मार्केट में आने वाले महीने, 15 दिन में कभी कोई करेक्शन आता है, मार्केट नीचे जाता है, गाला प्रिसीजन को कहां से नीचे लेना चाहिए? 768 के आसपास अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल उठा लीजिए। 768 या उससे नीचे, 768 पर अगर गाला प्रिसीजन आता है या उससे नीचे आता है, तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। रोहित, हमने बहुत सारी बातें कर ली अभी तक। पिछले 6 वीक्स का हमारा ये सफर स्टॉक्स विद रोहित का हो चुका है।
कुछ रिव्यू कर लें, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के। श्योर। जैसे सर्वोटेक के बारे में आपका ये कहना है कि ये शॉर्ट टर्म में तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर है। करेक्ट। SBFC के बारे में भी आपने ही जो वीडियो में बताया है उसके बारे में ये बताया कि 35% की ग्रोथ है। SBI म्यूचुअल फंड ने 1.79% का स्टेक लिया हुआ है। तो ऐसा एक क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद आज पहली बार जुड़े होंगे, तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि अब हम जो बात करने जा रहे हैं उन शेयर्स की जो रोहित ने पिछले लगभग 6 सप्ताह में आप लोगों को बताया है। कौन सा शेयर लॉन्ग टर्म का है, कौन सा शेयर शॉर्ट टर्म का था, आप अगर बेच पाए तो क्या स्थिति है, अगर नहीं बेच पाए तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल में कौन सा शेयर कहां पहुंच सकता है, इन सब के ऊपर हम एक बार फिर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कौन सा शेयर हो सकता है बताइए? BSE। यस, दैट इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑल टाइम फेवरेट ऑफ रोहित, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपके पोर्टफोलियो में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, अगर आप किसी से कहेंगे कि हम स्टॉक्स विद रोहित देखते हैं, तो वो व्यक्ति अगर इस शो का रेगुलर व्यूअर होगा तो आपसे पूछेगा क्या आपके पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है? आपने अगर कहा नहीं तो वो समझ जाएगा कि आप शो रेगुलर नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जी क्या करना चाहिए? ये वीक का रिव्यू करेंगे। 2600 पे इसे हमने दिया था, 4150 का हाई दिखाया हमें, और अभी चल रहा है 3650। मैंने पहले भी लाइव में बोल चुका था कि 3600 3700 के लेवल हमको दिखेंगे, तो वहां से हम बाय करेंगे। इसके और भी नीचे रिसेंटली नीचे जाने की संभावना नीचे जा सकता है, लेकिन दिस इज अ गुड लेवल टू गेट दिस स्टॉक बिकॉज अभी सपोर्ट पे है। एक दो 4 लेकर के रखते जाए, नीचे आए तो और ले लो, बिल्कुल बिल्कुल 100-200 और ऊपर जाए तो फिर ले लो। जी। लॉन्ग टर्म की यही खासियत है कि नीचे जाए तो थोड़े थोड़े आप और ऐड करते चलिए, जाना तो ऊपर ही है। BSE से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, 3600 के नीचे अगर जाए तो लेना है, ये तो आपने बता दिया। कौन से रेट पर नहीं लेना है अभी आने वाले समय में? अगर मान लीजिए गैप अप खुला 4% 5% के ऊपर, तो आप इसे अवॉइड कीजिए अभी। मुझे लगता नहीं कि गैप अप होगा मंडे को। मार्केट काफी वीक चल रहा है, फ्लैट चल रहा है 4-5 दिनों से। निफ्टी को छोड़ दे तो मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। यार, आप जो ये टेक्निकल बात करते हो तो एक तो मेरे को समझ में नहीं आती, मैं फिर समझा नहीं पा रहा हूँ। 3600 है जी, 3800 4000 कौन से लेवल पे नहीं लेना है, रुक जाना है। 3800 के ऊपर अगर जाता है तो रुक जाइए। ठंड रखना। जी 3600 अभी है, 3600 और 3800 के बीच में ले सकते हैं। 3800 चला जाए थोड़ी शांति रखिए, 3600 के नीचे आए तो लेना ही लेना है। लॉन्ग टर्म अर्थात कितने दिन की होल्डिंग? लॉन्ग टर्म 5 साल के ऊपर रखिए इसको। आप चाहेंगे अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको इसमें 80% प्रॉफिट हो जाए तब आप इसमें 20% बुक कर लीजिए। ओके, अगर आपको 100 रुपए की चीज 180 रुपए हो जाती है, तो आप जितने शेयर्स हैं उसका 20% लेकर के बाहर हो जाइए। एक जो सिद्धांत पिछले लाइव शो में रोहित ने बताया था, मैं उसे फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपने कोई शेयर लिया है और वो डबल हो गया, 100% प्रॉफिट उसमें हो गया और वो लॉन्ग टर्म का है, तब भी केवल 5% बाहर भेज दीजिए। बिल्कुल, ये 20% और 5%, ये दोनों फंडामेंटल्स जो आपके दिए हुए हैं, जी दोनों जो आपकी टीचिंग्स है, दोनों जो आपके सूत्र हैं, BSE के मामले में फाइनल आप अपना सजेशन दीजिए। BSE अभी बहुत अच्छे लेवल पे है। मैं कह सकता हूँ कि आप इसे देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं, और आगे जाके मेरे को लगता है कि अपना हाई को तोड़कर हमें 5500 के टारगेट जरूर दिखाएगा। अगले 5 सालों में आज अगर कोई लेता है 3500-3600 रुपए में, तो अगले 5 साल में
बोनस वगैरह भी देते हैं, तो उसको पकड़ के कितने गुना जाएगा? 5 साल में तो आप भूल ही जाइए इसे कि ये कहाँ पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि ये 5x 10x हो सकता है। 5 साल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिनिमम 5 गुना, मिनिमम 5 टाइम्स। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सर्वोटेक। सर्वोटेक हमने जैसे अपडेट भी किया था आपको रील के माध्यम से, 201 पे सर्किट लगा था सर्वोटेक का, और 201 के बाद मैंने बोला था कि अगर सर्किट टूटता है नेक्स्ट डे तो आपको इसको सेल करना है, अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो। और वैसा ही हुआ, सर्किट वापस से लगा और टूटा सर्किट, और टूटने के बाद सेलर्स आए। आपने अगर एग्जिट कर लिया होगा तो बेटर है, अदरवाइज अभी 182 की रेंज में है। मैं बोलूँगा 170 का वेट कीजिए, 170 आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मल्टी बैगर है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये सोलर एनर्जी लेकिन से आपको related हाँ एंट्री लेवल आपका परफेक्ट रखना है। सब खेल ही एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल का है। भले ही कितना भी अच्छा स्टॉक हो, फॉर एग्जांपल हर बार मैं एक एंट्री लेवल बताता हूँ। मैं कॉनकॉर्ड बायोटेक का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने एंट्री लेवल, बहुत बढ़िया स्टॉक है, एंट्री लेवल 2660 का रख दिया होता तो आज वो 2100 पे खड़ा है, 2030 रुपए पे खड़ा है। तो एंट्री लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप आप एंट्री लेवल के बारे में, एंट्री लेवल के बारे में सिंपल वर्ड्स में बता दीजिए कि एंट्री लेवल जब आप बताते हैं तो उसके बाद व्यूअर्स को करना क्या है अगर वो एंटर होना चाहते हैं तो? व्यूअर्स को वेट करना है उस प्राइस का आने का, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें आएगा वो प्राइस, आपको वेट करना है, थोड़ा पेशेंट रहना है। आपको लगता है कि वो तुरंत ही 100% भाग जाएगा, 50% भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कोई प्राइस सपोर्ट दिया गया है अगर, तो मार्केट गिरता जरूर है तो आएगा वो प्राइस, आप वेट कीजिए, आप लीजिए। मार्केट सबका बाप है और अपने बच्चों का ध्यान रखता ही है। सर्वोटेक, यूडीएस हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट भी बहुत कोशिश कर रहा है कि यूडीएस गिरे, यूडीएस गिर नहीं रहा। 365 के नीचे जाए, पर यूडीएस 365 के नीचे नहीं गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये 366 का जो इसका सपोर्ट है बहुत स्ट्रांग है। आज भी 371 पे क्लोज हुआ है। मुझे लगता है जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी सुधरेगा ये वापस से रैली करेगा। किसी शेयर का सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि यूडीएस का, राइट। आपके हिसाब से यूडीएस का सपोर्ट लेवल है 366, राइट, इजंट इट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 366 पे जब ये आता है तो इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है, लोगों को इतना कन्विक्शन है इस शेयर में कि 366 पे ही लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और इसको नीचे नहीं जाने देते उसके। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। सपोर्ट लेवल मतलब वहां बायर्स की संख्या बढ़ जाती है। तो यूडीएस का सपोर्ट लेवल है 366, 365 से भी नीचे बायर्स ने नहीं आने दिया। और अगर बायर्स बढ़ेंगे तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, सेलर्स बढ़ेंगे तो शेयर की प्राइस नीचे होगी। आज के लाइव शो में सबसे बड़ी टीचिंग्स ये है कि अगर बायर्स बढ़ रहे हैं शेयर ऊपर जाएगा, अगर सेलर्स बढ़ रहे हैं शेयर नीचे आएगा। राइट। सीडीएसएल अगेन लाइक बीएससी एट अ वेरी गुड लेवल, जहां आप एंटर कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला था सीडीएसएल ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, तो हमको ये वीक में 1574 का हाई भी दिखाया है इसने। ये कैंडल बनाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कैंडल के ऊपर जाता है फिर कैंडल बनाते हुए नीचे सीढ़ी बनाता है और सीढ़ी बनाता हाँ बिल्कुल, और वापस से नीचे आता है लैडर टाइप। वैसे ही ये 1574 का हाई दिखाया हमको और वापस से नीचे आया। अभी चल रहा है 1469 समथिंग, तो मैं कहूँगा कि अच्छा लेवल है। रोहित, मैं अभी जस्ट बातचीत करते समय एक बात, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं हमारे दर्शकों का प्रतिनिधि हूं। राइट। ठीक है, और दोस्तों आप मेरी बात का विश्वास मानिए। मेरा अपना जो पिछले 25 साल का अनुभव है, अपनी प्रैक्टिस का, लोगों के बीच काम करने का, उसके आधार पर लोगों की साइकोलॉजी को समझने का, स्टॉक मार्केट को समझने का, तो मैं आपके तरफ से, आपके दिमाग में कौन से प्रश्न आ रहे होंगे, अभी आपके दिमाग में पिछले एक हफ्ते में कौन से प्रश्न आए होंगे और आपके मन में कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं
इस लाइव शो में रोहित से ऐसे प्रश्न करूं जिनका जवाब आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के रूप में, उत्तर के रूप में आपको मिले। तो मैं आपसे CDSL के संबंध में यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या हम आने वाले 3 महीने या 4 महीने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज पिछले 1 महीने में हमने जिन स्टॉक्स की चर्चा की, जी, ये क्वार्टर खत्म होने के बाद हम एक बार और 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जब सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे तो हम जिनके जिनके रिजल्ट्स आएंगे उनके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। हम बार बार इन लॉन्ग टर्म शेयर्स के बारे में आपके सामने विभिन्न बातों को लेकर के आएंगे। जैसे 30 सितंबर के सेकंड क्वार्टर के 24-25 के रिजल्ट्स आएंगे। फर्स्ट क्वार्टर में क्या था, सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ, किस तरफ वो कंपनी जा रही है, आने वाले 2 महीने बाद हम इन विषयों पर आपसे बात करेंगे। मेरा हमारे दर्शकों की तरफ से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कभी किसी शेयर में आप सीढ़ी बनाते हैं, कभी किसी शेयर में आप डब्ल्यू बनाते हैं, कभी किसी शेयर में आप कप बनाते हैं, कभी किसी शेयर में आप कैंडल बनाते हैं। तो आने वाले समय में जब तक ये 2 या 4 महीने, 6 महीने में थोड़ा थोड़ा ये स्टॉक मार्केट को जब समझने लगेंगे, आपकी बातों को समझने लगेंगे और आप उनकी साइकोलॉजी को समझने लगेंगे, तो एक लाइव हम टेक्निकल पर बिल्कुल कुछ ऐसा रखेंगे, कुछ शेयर्स के चार्ट्स हम ऐसे देंगे जो हम हमारे साइट पर या हमारे चैनल पर उसका जो हम लाइव देंगे 2 दिन पहले हम हमारे YouTube चैनल में और इंस्टाग्राम में हम उन के चार्ट्स डाल देंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने CDSL का बताया कि सीडी बनाता है जी, तो जिस चार्ट के बारे में आप बताएंगे कि सीडी का मतलब क्या, तो हम 1 दिन 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले हम वो सीडी डाल देंगे राइट, इंस्टाग्राम पे फोटो। फिर एक कैंडल वाला आपने बताया था कि ऊपर जाता है, फिर कैंडल बनकर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कैंडल बनकर नीचे आता है। उसका बिहेवियर कैसे देखना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़े थोड़े 2-4 चार्ट्स, 6 महीने में 3-4 चार्ट्स, फिर अगले 6 महीने में 3-4 चार्ट्स, ऐसा अगर हम उनको समझाएंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, वे भी बिहेवियर भी समझ जाएंगे जी, और एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल काफी हद तक आपकी बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। राइट। तो मेरे इस विचार से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरा तो उद्देश्य ही यही है चैनल को स्टार्ट करने का कि फाइनेंशियल लिटरेसी आए, आप टेक्निकल समझे। हम इतनी सिंपल तरीके से टेक्निकल्स को समझेंगे, लोग बहुत इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। दुनिया भर के इंडिकेटर्स लगा के, दुनिया भर के टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा के और चार्ट्स में ये लाइन बनाना, वो लाइन बनाना, इधर से नीचे जा रहा है, चैनल बन रहा है, ये हो रहा है, ये सब नहीं करना है। बहुत सिंपल रखना है आपको। 4-5 इंडिकेटर्स लगाने हैं नॉर्मल, और उनको देख के ही सब कुछ करना है। आपको रूल्स लगाने हैं, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है टेक्निकल को। मुझे एक जस्ट अभी अगर आप परमिशन दे और आप भी अगर परमिशन दे तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं जी, हो सकता है कि वो इसका परफेक्ट एग्जांपल ना हो जी, मैं अभी नवरात्र भी आने वाले हैं और माँ वैष्णो देवी को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ, कटरा। जी, 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 आप अगर नहीं गए हो और जो लोग आप लोग आज चैनल देख रहे हैं, वैष्णो देवी अगर आप गए हो तो आपको याद होगा कि जो पुराना उसका रास्ता था, जो ओल्ड वे था ऊपर जाने के लिए, वहां एक हाथी मत्थे की चढ़ाई आती है। अच्छा, हम अर्धकुंवारी तक जाते हैं, उसके बाद वो थोड़ा आगे जाते हैं तो हाथी मत्थे की चढ़ाई आती, फिर सांझी छत आती है। तो ऐसे पहाड़ है, फिर हाथी मत्थे की जब चढ़ाई आती है तो ऐसे हो जाते हैं। तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि अगर पैर दुख रहे हैं तो चढ़ाई खड़ी आ गई है? राइट। तो वहां क्या होता है, पहले तो दौड़ते हुए भी चलते हैं, नीचे चरण पादुका तक हम जाते थे हमारे ग्रुप में, तो हम दौड़ते हुए जाते थे। अच्छा।
और वो 2-3 किलोमीटर बाद चरण पादुका आ जाती थी। फिर थोड़ी थोड़ी चढ़ाई कठिन होती जाती है। फिर जब हम अर्धकुंवारी के बाद ऊपर जाते थे तो वो एकदम हाफने लगते थे। जी। थोड़ा सा 100 मीटर चले कि थोड़ा रुकना पड़ता था, फिर हम्म। 100 मीटर 200 मीटर चले तो रुकना पड़ता था। ओके तो फिर देखते थे तो हाँ वो हाथी मत्थे की चढ़ाई आ गई, मतलब खड़ी चढ़ाई। ओके। तो क्या ऐसे कुछ इंडिकेशंस जब हम ट्रेनिंग देंगे, लोगों को बताएंगे, क्या ऐसे सहज रूप से लोगों को चार्ट देख करके समझ में आने लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक सिंपल वे बताएंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सीडी का सिंपल वे, बिल्कुल बिल्कुल। डब्ल्यू का सिंपल वे। जैसे कि मैंने बताया, स्टॉक का बिहेवियर समझेंगे, और स्टॉक का बिहेवियर समझने के बाद उसमें जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हमको लगाने हैं उसको बहुत सिंपल रखेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। लेकिन मैं उसमें यह भी चाहूंगा रोहित कि आने वाले समय में आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी बताना, जैसे मनी कंट्रोल है जी। मनी कंट्रोल में भी कुछ प्रीमियम वगैरह पे करके जो लोग उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन्हें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। राइट। तो अभी तो आज तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन 2 या 3 महीने बाद आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताइएगा जो पॉपुलर वेबसाइट्स हो, जहां से वो सेल्फ लर्निंग कर सके। जी जी जी। बात लर्निंग्स की हम कर रहे हैं, और आपने कल ही मुझसे चर्चा की है कि आप एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं जी, ट्रेनिंग के लिए खासकर। यस। क्या आपका वो क्या प्रोजेक्ट है? मेरा प्रोजेक्ट उस सिलसिले में ऐसा कुछ है कि आप सब कुछ सीख जाएं, आप खुद का एनालिसिस करें, आप खुद का कन्विक्शन बनाएं, आप खुद का टेक्निकल एनालिसिस करें, फंडामेंटल्स आपको पूरे रीड करते आए, छोटी छोटी पॉइंट्स क्या क्या देखने चाहिए उस चीज में, क्योंकि ये हर चीज मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा ये मुश्किल है। अगर आपको खुद को आ गया ये चीज तो डेफिनेटली आपके लिए लाइफ टाइम की देखिए 7,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, और हजारों लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस लाइव शो को देख रहे हैं। किसके पास पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर है हमें पता नहीं है, लेकिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाले समय में रोहित शुरू करने वाले हैं। वो आपने बताया था कि आपका 8 वीक्स का प्रोग्राम, आप पहले 2 प्रोग्राम्स कर चुके हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, सो दैट जो लोग उस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके साथ जुड़ना चाहें तो हम उनको बता सकते हैं। ये 8 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जिसमें हम सैटरडे संडे 2 आवर्स बताएंगे आपको। हाँ। और मुझे लगता है कि उसमें सब कुछ कवर करेंगे हम, बेसिक्स से लेके एकदम लेमैन जो भी है ना, जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसको भी मतलब पूरा समझ में आएगा। टेक्निकल चार्ट्स कैसे रीड करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होती है, उसमें कौन से पॉइंट है, स्मॉल स्मॉल पॉइंट जिसको हमको देखना चाहिए, हमको स्क्रीनर्स कैसे लगाना है, हमको स्टॉक को ढूंढना कैसे है, पिक कैसे करना है, और यही स्टॉक खरीदना है ये कैसे पता करना है, सब कुछ, एवरीथिंग। मुझे आप ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वो 60 से 80 घंटे 90 घंटे का वो ट्रेनिंग आपसे ले लेता है, उसके बाद और उसके पहले में आपके लाइव शो देखने में या आपके वीडियोस देखने में क्या चेंज आएगा उसके पर्सपेक्टिव? डेफिनेटली ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उसको सब कुछ पता होगा, टेक्निकली सब कुछ पता होगा, और वो अपने डिसीजंस इजीली ले पाएगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएगा और वो सिर्फ प्रॉफिट ही करेगा। प्रॉफिट करना मतलब एक्सपीरियंस का काम है। हाँ। आपको लगे रहना पड़ेगा मार्केट में, पहले सीखना पड़ेगा। लॉसेस सबसे बड़ी ट्रेनिंग है, लॉसेस होंगे, आप सीखेंगे, आप वो मिस्टेक वापस नहीं दोहराएंगे, तभी जाके आप प्रॉफिट में बनेंगे। ये एक पूरा साइकिल है, ये एकदम से नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए सीढ़ी चढ़ने की। रत्नवीर में जिसको बड़ा नुकसान हुआ होगा, अब वो आपकी बात पर कहां एंटर करना है अच्छे से सीख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन लोगों को रत्नवीर में नुकसान हुआ है, ये उनके लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा है कि आने वाले 10 शेयर में आपको नुकसान नहीं होगा, ये समझ लीजिए। तो ये बात हमने की। मयूर यूनिक्वार्टर्स अभी कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से वहीं घूम रहा है, और ये गिरता भी नहीं है, ज्यादा बढ़ता भी नहीं है, तो आई वुड से कि इसको लॉन्ग टर्म में लेके आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। बस 800 रुपए पे अभी प्रमोटर्स ने बाय बैक किया हुआ है, तो और शेयर चल रहा है 600 रुपए, मतलब 800 रुपए तो उसको जाना ही जाना है, लेकिन आज नहीं तो कल ये अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में। आपका कहने का मतलब ये है
कि मयूर यूनिकोटस कंसोलिडेशन के पीरियड में है। ये आपने अगर उसके चार्ट की स्टडी की होगी जी। तो मयूर यूनिकोटस का कंसोलिडेशन कितने पीरियड का रहता है और कितना पीरियड हो चुका है? मयूर यूनिक्वार्टर्स का कंसोलिडेशन बहुत लंबा है एक्चुअली, और बहुत दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा, और मुझे लगता है कि जैसे ही ये 700 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये फटेगा। तो आपके मुताबिक ये कंसोलिडेशन का पीरियड लगभग क्या कब तक खत्म हो सकता है? ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है, मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, दूसरा स्टॉक के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है आने वाले क्वार्टर के, और उस मेरे को लगता है कि रिजल्ट के आसपास ये हमें मूव जरूर देगा। क्या इसमें कोई स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करेंगे मयूर यूनिकोटस में? ये तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है, तो स्टॉप लॉस में एक अलग रील रील बना देंगे, बिल्कुल। ओके। एक प्रश्न और मयूर यूनिकोटस का, चूंकि ये कंसोलिडेशन में वहीं वहीं चल रहा है, कंसोलिडेशन इसका लंबा है, 700 रुपए ब्रेकआउट देगा तब ये आगे बढ़ेगा। क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सीडीएसएल के माफिक, चूंकि ये स्टॉक कम प्राइस है इसका, पहले तो ये बताइए कि क्या ये फेयर मार्केट वैल्यू पे है या जी, नीचे जी, है या ऊपर है? जी जी, फेयर वैल्यू पे खड़ा हुआ है अभी। मतलब महंगा भी नहीं है, सस्ता भी जी नहीं जी है। जी, तो क्या ये थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहिए महीने में 2-5 शेयर ऐसे? बिल्कुल हमें नीचे के लेवल दिखाता है ये, तो उस समय आप बिल्कुल ऐड कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है, गिरता भी नहीं है, ज्यादा बढ़ता भी नहीं है, लेकिन ऐड तभी करना है जब थोड़ा सा अगर गिरे। ये चार्ट देखना इतना सीख गए, आपने बता दिया अभी, मान लीजिए कि कंसोलिडेशन का पीरियड यूनिकोटर्स का चल रहा है, अब कंसोलिडेशन मतलब वहीं 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 घूमना, तो क्या आप इतना बता सकते हैं कि एक लेमैन चार्ट में कंसोलिडेशन पढ़ ले कि यार कंसोलिडेशन में ये गया है 630 गया है, बाद में 600 पे आ गया है, 638 गया है, बाद में 602 पे आ गया है, यही जी हाँ, कंसोलिडेशन? वो आपको पूरा प्राइस रेंज दिखेगा कि इतनी रेंज में ही ये स्टॉक घूम। तो उसके लिए आपको उनको वीडियो देखने की जरूरत नहीं कॉमन पड़ेगी, सेंस है, ये बिल्कुल। कॉमन सेंस की बात है कि ये 632 पे गया, अब ये 608 पे आ गया तो ले लो, जी जी जी, ऐसा कर सकते हैं? राइट राइट, इसके लिए आपकी परमिशन है? राइट राइट राइट। ओके, कंसोलिडेशन को पढ़ना कम से कम सीख लीजिए आज। यथार्थ, यथार्थ हॉस्पिटल बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है, इसे आप होल्ड कीजिए। आज का क्या रेट है, मतलब आज लास्ट का फ्राइडे का क्या रेट था? अराउंड 570 के आसपास चल रहा है। 570 है, ओके। लॉन्ग टर्म है? जी हाँ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के टारगेट 700 है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर सेक्टर वाइज अपन देखें तो एक सेक्टर जैसे फार्मा सेक्टर में, हॉस्पिटल और फार्मा सब एक ही सेक्टर में रखेंगे, तो उसमें यथार्थ रहना चाहिए हमारे सेक्टर में, राइट राइट। सेंस्टार अभी सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, एक 134 का इसका सपोर्ट लेवल है, मुझे लगता है कि वापस बाउंस बैक करेगा। सपोर्ट लेवल मतलब उससे नीचे जाने की संभावना कम है। ओके जी। कुछ लोगों को बीपी की गोली शुरू कर दी है क्रोनोक्स ने, उनके बारे में, उनकी बीपी की गोली बंद करवाई है। यस यस यस, यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है प्रॉफिट बुकिंग का, जो हमने 200 रुपए पे क्रोनोक्स को बुक किया था, अभी वापस से डाउन आया है, 162.5 पे एंड हुआ है फ्राइडे को। मुझे लगता है थोड़ा सा आप वेट करेंगे इसमें न्यू एंट्री के लिए, मुझे लगता है कि 155 के आसपास के लेवल दिखेंगे, और अभी अगर आपने इसको लिया हुआ है तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। एनसीसी, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ यू, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, जितना हमें नीचे का लेवल दिखाएगा आप ऐड कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वेरी गुड स्टॉक, हमने लास्ट लाइव में भी बोला था कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और अभी बहुत अच्छे मूव दिखाया इसने हमको थर्सडे फ्राइडे को, और 353 के आसपास क्लोजिंग दी है, मतलब ब्रेकआउट के बहुत पास में है, मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट वीक में अच्छा मूव दिखाएगा। इंडो अमाइंस, जो लोग खरीदे लेकिन बेच नहीं पाए, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, उनके लिए क्या? इंडो अमाइंस अपने हाई से सिर्फ 15 रुपए नीचे चल रहा है अभी, और इतना स्मॉल कैप और मिड कैप में फ्लैट रहने के बावजूद ये स्टॉक इतना नहीं गिरा है, कोई इशू नहीं है, हमको 270 के टारगेट्स दिखेंगे जरूर। जो लोग इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, अगले 2 साल में कितने गुना जा सकता है? लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा, बट मुझे लगता है कि ये 300-400 जा सकता है, टारगेट्स में यहाँ नहीं बताऊंगा, बिकॉज लोग हाई पे एंटर कर जाते हैं टारगेट्स की वजह से, टारगेट्स बताने की वजह से,
तो मैं बोलूंगा 209 अगर आता है तो खरीद सकते हैं, अदरवाइज नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपको टारगेट्स बताए जाते हैं तो यहाँ साइकोलॉजी के नियम लागू होते हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक बात और करना चाहता हूँ इंडो अमाइंस के बारे में जी, कि ये कंपनी कैसी है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। मतलब No अगर doubt. कोई बेच नहीं पाया, 2 साल भी रख दिए तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 साल अगर कोई होल्ड कर ले, इतना पेशेंस किसी में अगर आ जाए, मैं बोलता हूँ कि वो तो इन्वेस्टर बन राजा चुका हो है जाए, ऑलरेडी। हाँ? इन्वेस्टर बन चुका है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो 2 साल 3 साल स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। वेरी गुड रिटर्न्स दे आर अर्निंग। और बाकी लोगों में इतना पेशेंस नहीं रहता। 99% लोग ऐसे हैं जो 10 से 15 दिन भी स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते। 4-5 रुपए भी नीचे आता है तो ऐसे होने लग जाते हैं कि क्या हो गया है। तो ये तो शेयर मार्केट है, स्टॉक का प्राइस नीचे तो जरूर आएगा ही आएगा, हमेशा आपको ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा। तो पेशेंस रखेंगे, ऊपर तभी जाएगा जब नीचे आएगा। ये सब बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, इनको तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया आपने तो ये कहीं की कहीं पहुंच जाएंगे। 2 और स्टॉक आपने बताए थे, लेकिन वहां जाने के पहले एक कमेंट मैं आपका चाहता हूं। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, इसके ऊपर आप अपनी कुछ कुछ बातें रखिए। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, अगर ट्रेडिंग का डेटा हम चेक करेंगे तो जब मार्केट हम देखेंगे, जब भी गिरा है, जैसे 2008 में भी गिरा है, उसके पहले भी जब भी गिरा है, वो मार्केट ट्रेडर्स ने गिरवाया है, ठीक है, इन्वेस्टर्स ने नहीं गिरवाया। तो अभी मार्केट चल रहा है इन्वेस्टर्स का। मैं आपको यहां रोकूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जितने भी मार्केट में बड़े करेक्शंस आए हैं या क्रैश हुआ है, ये ट्रेडर्स ने यानी मंदड़ियों ने। बिल्कुल। अगर आपने एक हर्षद मेहता के ऊपर एक फिल्म भी आई थी, अमेजॉन प्राइम पे है कि नेटफ्लिक्स पे पता नहीं, उसमें आप देखेंगे कि वो ट्रेडर्स का एक ग्रुप रहता है, जो एक रहता है तेजड़िया, एक रहता है मंदड़िया। राइट। मंदड़िया जो रहता है उसको मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करता है, और तेजड़िया जो रहता है वो बुल्स एंड बियर्स। बियर्स। बियर्स मतलब मंदड़िया और बुल्स मतलब तेजड़िया। तो ये केवल तेजड़िए मार्केट में नहीं है। हम चूंकि एक कॉमन इन्वेस्टर हैं, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, वी आर द कॉमन इन्वेस्टर्स, मिडिल क्लास कॉमन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का मतलब अपना पैसा लगाया और कुछ प्रॉफिट हुआ 10%, 20%, 30%, 40%, 100%, उसके बाद बेच करके पैसा कमाया। लेकिन ट्रेडर्स वैसा नहीं रहता। ट्रेडर्स की वैसी मेंटालिटी नहीं रहती। ट्रेडर्स की मेंटालिटी रहती है मार्केट को नीचे लाओ, खरीदो, फिर ऊपर जाएगा बेच देंगे, फिर नीचे लाओ, खरीदो, फिर ऊपर ले जाएंगे बेचेंगे। ये ट्रेडर्स, आपको और हमको उन बुल्स और बियर्स के साइकोलॉजी में ना जाना है, ना समझना है। क्यों? आपको और हमको यह समझना है कि हमने अगर 10 लाख रुपए का हमारा पोर्टफोलियो है और उसमें हमारा 5 लाख का पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म शेयर्स में है, और बाकी 5 लाख का मान लीजिए हमारा शॉर्ट टर्म गेन्स करना है, तो 5 लाख रुपए से हमने एक महीने में 50,000 कमा लिया, 60,000 कमा लिया, 5,50,000 हो गया, आपका पोर्टफोलियो हो गया 10,50,000 का। फिर वो 5.5 लाख रुपए आपने कहीं आपके लगे हुए हैं, फिर अगले एक महीने में आपने 40,000 कमा लिया, हो गया 5,90,000, यानी 10,90,000 का आपकी पूरा पोर्टफोलियो हो गया। फिर उसके अगले महीने में कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए या ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया कि आपको 20,000 का नुकसान हो गया, तो तीसरे महीने में आपका हो गया 5,70,000 रुपए, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका 10 लाख से 10,70,000 हो गया। ऐसा करके आप बढ़ते रहेंगे। तो वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है आपकी, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी 1 साल से कम समय में आप उस स्टॉक को बेच दे रहे हैं। वो 3 महीने भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, और 6 महीने भी हो सकता है, लेकिन उससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी। लेकिन आपकी वेल्थ, आपकी संपत्ति, वो जो आपने लॉन्ग टर्म में बीएसई, सीडीएसएल, मयूर यूनिकोटस, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एनसीसी, ये जो शेयर्स आपने लिए, जो 5 शेयर रोहित ने रिकमेंड किए थे, अगर आपने वो 5 लाख के लिए हैं, उनके हर साल उनके
मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, हर साल उनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, उनके चार्ट के हिसाब से 2 साल में किसी एक कंपनी ने बोनस शेयर दे दिए, अगले 3 साल में किसी कंपनी ने राइट शेयर दे दिए, आपकी होल्डिंग बढ़ गई, वो मार्केट का शेयर टूटा, उसके बाद वापस से वहीं आकर के खड़ा हो गया। इस तरीके से जो आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ते जाएगा। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके घर में आपके पिता ने या आपके चाचा ने या आपकी मदर ने 15 साल पहले गोल्ड लिया था, 10 तोला, 5 तोला लिया था, फिर वो कभी कम हुआ तो फिर ले लिया 1 तोला, फिर 1 तोला ले लिया। आपके यहाँ आपकी छोटी बहन है, वो 10 साल की है, 22 साल की उम्र में उसकी शादी करना है, हर साल आपने थोड़ा थोड़ा गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते गए, तो आपके पास ऐसा गोल्ड भी होगा जो आपने 4,000 रुपए तोला भी लिया होगा, आपने 34,000 रुपए तोला भी लिया होगा, 55,000 रुपए तोला भी लिया होगा। लेकिन आज अगर उसका रेट 60,000 65,000 रुपए तोला है तो उसमें जो आपकी वेल्थ है, आपके पास मान लीजिए 30 तोला सोना है, वो आपने पिछले 15-20 सालों में खरीदा है, तो अगर आप उसकी एवरेज प्राइस लेंगे तो वो 60,000 रुपए तोला नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं 25-30,000 28,000 22,000 रुपए तोला आया। तो आपका 30 तोला सोना 22,000 के एवरेज रेट से आज उसकी वैल्यू है 60,000 रुपए के हिसाब से, तो ये है आपकी संपत्ति, ये आपकी कैपिटल नहीं है। कैपिटल तो ट्रेडिंग से आएगी और पूरा पैसा आपको ट्रेडिंग में नहीं लगाना है। क्या मैंने सही तरीके से समझा पाया? अगर मेरी किस बात को, मेरी इस टीचिंग्स को आप कुछ करेक्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही तरीके से समझाया और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तरीके से आपने समझाया। अभी गोल्ड का रेट, आपका गोल्ड का बिजनेस भी है, क्या रेट चल रहा है? गोल्ड का रेट 78,000 पहुंच गया। आपकी मदर का बिजनेस है 78। ओ मुझे लगा था 60,000 रुपए। तो 78,000 रुपीज 10 ग्राम का गोल्ड का रेट है। तो अगर आपके पास 25-30 तोले सोना है और 15 साल पहले आपने 10 ग्राम खरीदा था, तो आप देखो आपने 3,000 4,000 5,000 रुपए में खरीदा था, आज उसका 78,000। ये वेल्थ है। शेयर्स के रेट, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है दोस्तों, वो ऐसे बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है ऐसे। आपने इट इज जस्ट लाइक आपने एक आम का पौधा लगाया, वो 10 साल बाद बड़ा हुआ, आपने एक बीज लगाया था, लेकिन वो हर साल कम से कम 25 किलो आम देता है। तो दोस्तों वेल्थ है, वो आम तोड़ करके आपने बेचे तो वो आपकी कैपिटल हो गई, लेकिन वो आम का पेड़ आपकी संपत्ति है। यही आपको वेल्थ और कैपिटल में फर्क आने वाले दिनों में हम बहुत डिटेल में समझाएंगे, स्टॉक्स लेकर आएंगे और उसके माध्यम से समझाएंगे। एसएसडीएल में बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिन्होंने 165 पे बाय किया, 168 पे बाय किया, 170 पे बाय किया। मैंने लास्ट लाइव में भी बताया था कि मुझे लगता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। डेफिनेटली ये ऊपर खुला 221 तक के गया, नीचे आया 155 तक के आया, अब वापस से ऊपर गया 175 तक के, फिर अब वापस से 155 आया है। मुझे लगता है ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। 2 बार ये नीचे आ चुका है, डब्ल्यू पैटर्न मतलब 2 बार नीचे आ चुका है, अब ये ऊपर जाएगा। और हमें लेकिन इसमें स्टॉप लॉस रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे प्राइस से अगर ज्यादा नीचे जाता है तो हम इसको काटेंगे। 148 का स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे। सरस्वती 148 रुपए स्टॉप लॉस, बिल्कुल, और डब्ल्यू पैटर्न है, उसमें ऊपर जाने की संभावना दिख रही है। एसबीएफसी का हमने वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने एसबीएफसी का वीडियो नहीं देखा है वे एक बार मेरे YouTube चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और देखिए, बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है रोहित ने कि क्यों आने वाले समय में ये कंपनी मल्टी बैगर है। जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो जो आपके जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्टेक, 35% की ग्रोथ, वो सब बता दीजिए। मतलब ये इसकी जो ग्रोथ है, AUM की ग्रोथ, वो हाईएस्ट है सारी एनबीएफसी कंपनी में, 35% की, जो कि मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड 10 साल में ये ग्रोथ स्टैग्नेंट रहेगी, 15 to 20% पहुंचेगी। अभी AUM छोटा है थोड़ा, इसलिए ग्रोथ हाई दिख रही है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये 15-20% इज वेरी गुड ग्रोथ रेट।
ऑपरेटिंग एफिशिएंसी दिखी है इनके रिजल्ट्स में भी पिछले क्वार्टर में। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है। प्राइस ग्रोथ देखेंगे अगर तो वो सिर्फ 4% की है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। SBI म्यूचुअल फंड ने 0.25% का स्टेक खरीदा है, वो भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। DII FII दोनों बहुत हैंडसम स्टेक होल्ड करते हैं इसमें। और जो इसकी रेटिंग है दोनों, केयर और इकरा दोनों ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है A+ से AA- में। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, बहुत बढ़िया कंपनी है। आप कह रहे हैं कि हम ये छोटी कंपनीज देख के इसमें वॉल्यूम बढ़ाते हैं और इसको फिर बेच देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं हम लोग सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही आपको मिलेंगे, बाकी ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं मिलेंगे जो फंडामेंटली वीक है। तो हम लोग किसी कंपनी के एजेंट नहीं है, पहली बात आप समझ लीजिए। हमारे पास इतना समय भी नहीं है और हम एक बहुत छोटे शहर में रहते हैं। बैतूल मध्य प्रदेश का एक बहुत छोटा सा जिला है और बहुत साधारण लोग हैं। हम अपना छोटा मोटा जो हमारा प्रैक्टिस करते हैं और किसी कंपनी से हम कोई पैसा लेकर के आपको स्टॉक नहीं बताते। तो अब क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हैं जी। 30 सितंबर को, अब कल ही है जी। कल 30 सितंबर है, यानी कंपनियों की 6 महीने की वर्किंग हो जाएगी करंट फाइनेंशियल ईयर में। जी। फाइनली आप बताइए, जिन लोगों के पास जो भी शेयर्स हो, क्लोजिंग आ रही है आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाएंगे। करेक्ट। फंडामेंटल्स देखने के लिए सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद क्या करना चाहिए? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। रिजल्ट सीजन आ रहा है, रिजल्ट सीजन में आपको जिस शेयर में प्रॉफिट है उसमें क्या करना है, जिस शेयर में लॉस है उसमें क्या करना है, ये चीजें मैं एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट कवर करूंगा। फॉर एग्जांपल, पहला चीज कवर करने के लिए मैं बताऊंगा, अगर आपको किसी शेयर में प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं 3-4 दिन बाद, उसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल 15 तारीख को उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, 14 तारीख को मार्केट ओपन है, आपको देखना है कि उसके रिजल्ट्स की टाइमिंग क्या है। ठीक है, अगर रिजल्ट 15 तारीख को मार्केट के बाद आ रहे हैं तो उसको आपको 15 तारीख को सेल करना है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। रिजल्ट एक ऐसा इवेंट बन सकता है क्योंकि वो ज्यादा चढ़ चुका है शेयर, तो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगे कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आने चाहिए, क्योंकि ज्यादा चढ़ गया है, पीई भी बढ़ गया है, तो अब नंबर्स वैसे लगेंगे ताकि पीई नीचे आ सके। कल 30 सितंबर है, आने वाले 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह में, 4 सप्ताह में इन सब कंपनियों के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स से सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स का एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक में अगले संडे आपको हम ये बताएंगे कि इन इन शेयर्स में BSE में क्या स्ट्रेटेजी रखना है, सर्वोटेक में क्या स्ट्रेटेजी रखना है। जरूरी नहीं है कि जो कंपनी आज हमने लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट की है, हो सकता है उसका सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट उसमें मार्केट सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं। तो ये जो जितनी कंपनियों की हमने अभी बात की है, इन कंपनियों में हम इसको सेग्रीगेट कर लेंगे, किस ग्रुप में क्या स्ट्रेटेजी रखना है ये हम आपको बताएंगे, यानी रोहित आपको बताएंगे। ये पॉसिबल है? यस यस। और ये तो हो गई स्ट्रेटेजी की बात, लेकिन उसके अगले सप्ताह में या उसके अगले सप्ताह में जिनके जिनके रिजल्ट्स आते जाएंगे, उसके बारे में हम आपको आने वाले 1 साल 2 साल की स्ट्रेटेजी भी बताते जाएंगे। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों, आज बहुत आपसे गुस्सा भी मैंने किया, आपसे हमको बहुत प्यार भी है, और रोहित से भी मुझे बहुत प्यार है, बहुत आप लोगों का भी बहुत प्यार है रोहित के प्रति। और रत्नवीर के बारे में जहां तक बात है, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको आने वाले नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच। स्टॉक्स विद रोहित।